कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 29वां भाग है। वो कहाँ पहुंच गई? बैंग! एक जोर की आवाज के बाद एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। कमरे में कठोर चंदन से बना मेज पाउडर बनकर बिखर गया। क्योंकि आवाज बहुत तेज थी, इसीलिए काला भेड़िया उस ऊंची संदिग्ध आवाज को सुनते ही तुरंत कमरे में आ गया। राजकुमार! कमरा धूल से भर गया था और एक आदमी को कागज के टुकड़ों के बीच देखा जा सकता है। राजकुमार! काला भेड़िया कमरे में उसकी जांच करना चाहता था, लेकिन राजकुमार ने उसे डांटते हुए कहा, बाहर निकलो। आवाज महादेव प्रताप सिंह की थी और वो ऊर्जा से भरपूर थी। मुकुट राजकुमार ठीक था, लेकिन वो नाराज था। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात थी कि मुकुट राजकुमार अभी भी आधा नग्न था। काला भेड़िया तुरंत वहां से भाग गया और उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। बच्चे, क्या तुम ठीक हो? महादेव प्रताप सिंह घबराहट के साथ चारों ओर देख रहा था, क्योंकि उसे डर था कि उसके वार ने उसे पाउडर में बदल दिया था। चिंता की कोई बात नहीं है महाराज। क्या कमाल का वार है आपका। अगर मैं जल्दी नहीं बचता तो मैं आपके द्वारा मारा जाता। शिरीन एक खंबे की तरफ से निकली। महादेव प्रताप सिंह को राहत मिली। मुझे खेद है, आपके अचानक से सुई चुभाने ने मुझे सहज रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया। मुझे पता है, शिरीन ने उदासीनता से कहा। मैं अपनी सुरक्षा प्रणाली पर भरोसा करती हूँ मेरा बचाव करने के लिए। आपने मुझे चोट नहीं पहुंचाई है। आप अभी भी जारी रख सकते हैं। महादेव प्रताप सिंह हैरान था और सोच रहा था कि क्या इसे जारी रखना ठीक है। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने नजर उठाई और शिरीन की ओर देखा। उसका चेहरा अभी भी स्वस्थ रूप से लाल रंग का था, जैसा कि वो हमेशा से खेत में काम कर रहा था और पहले की तुलना में वो बहुत अलग नहीं लग रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया, जैसे कि उसे अचानक से होश आया था। उसने वास्तव में महसूस किया कि वो शिरीन के चेहरे के आकार में बह गया था। उसके वार ने एक क्रूर जानवर को तुरंत मार दिया होता, लेकिन उसके सामने वाला व्यक्ति ठीक लग रहा था और उसकी पुनः उपस्थिति बहुत अजीब थी। वो एक अदृश्यता तकनीक का उपयोग कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था। अदृश्यता तकनीक केवल एक व्यक्ति को केवल एक पल के लिए गायब करने में सक्षम है, लेकिन सुरक्षा कुत्ते जितनी बेहद संवेदनशील नाक है और वो भी उसे सूंघने में सक्षम नहीं थे। ये आदमी वास्तव में उन कुत्तों की नाक में छुपा रह सकता है और बस फिर कहीं भी आ जा सकता है। ये अजीब युद्ध चाल क्या थी? महादेव प्रताप सिंह को युद्ध कला के बारे में बहुत जानकार माना जाता था, लेकिन उसने कभी इस तरह की युद्ध कला के बारे में नहीं सुना था। वैसे भी वो ये जानना चाहता था कि ये युवक है कौन, उसकी युद्ध कला कितनी अजीब थी। क्या वो महान स्वामी का शिष्य होगा? इस विशाल भूमि पर स्वामी सबसे रहस्यमयी थे और उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता था। उन्हें एक महान चरित्र के रूप में भी जाना जाता था। यहाँ तक कि महादेव प्रताप सिंह, जो बहुत यात्रा करते थे और दुनिया का काफी अनुभव कर चुके थे, उन्होंने सिर्फ उनके बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी देखा नहीं था। और इस दुनिया में प्रभु के शिष्यों के पास सबसे रहस्यमयी और अजीब युद्ध कला थी, क्योंकि किसी ने भी उन्हें पहले नहीं देखा था। जिन्होंने देखा वो सभी मृत थे। महादेव प्रताप सिंह ने शिरीन को दोबारा गौर से देखा और सोचने लगा कि क्या वो प्रभु का शिष्य था? ये नहीं हो सकता है। ये कहा जाता है कि प्रभु अपने शिष्यों को चुनने में बेहद सख्त थे। प्रभु को न केवल एक आत्मा शक्ति प्रतिभा की आवश्यकता थी, बल्कि वो अपने शिष्यों के चेहरे और शरीर भी सख्त रखता था। और वो चयन करने वाले सम्राट की तुलना में भी सख्त था। और सामने खड़ा युवक अच्छा नहीं था और तो और छोटा भी था, इसीलिए असल में भगवान और उसके शिष्यों से वो मेल नहीं खाता था। ऐसा भी हो सकता है कि वो युवक की असली पहचान ना हो। महादेव प्रताप सिंह को अचानक सामने वाले व्यक्ति के चेहरे को हाथ में लेने की इच्छा हुई। वो जानना चाहता था कि क्या उसने एक मानव त्वचा का मुखौटा पहन रखा था। बहरहाल इससे पहले वो कुछ कर पाता, युवक पहले ही बोल पड़ा, महाराज, आप मेरी पहचान जानने के लिए तरस रहे हैं ना? उनके विचार अविश्वसनीय रूप से उस सामने खड़े युवक ने ऐसे पढ़े थे जैसे कोई खुली किताब हो। महादेव प्रताप सिंह उस युवक की दूरदर्शिता से आश्चर्यचकित था। वो कुछ भी खुलकर कहने से पहले एक पल के लिए रुक गया। मैं वास्तव में आपके बारे में जानने को बहुत उत्सुक हूँ। आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, शिरीन ने उसे बाधित किया। यह हमारे और आपके बीच हुआ एक साधारण व्यापार है। आपने मुझे इस कंगन के लिए बोली लगाने में मदद की और बदले में मैंने आपकी बीमारी को ठीक किया। जब आप बाद में ठीक हो जाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा और इसके साथ हमारा तय किया गया व्यापार भी पूरा हो जाएगा। इस वजह से आपको मेरा नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। महादेव प्रताप सिंह ने कहा,
यदि आप मेरी इतनी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं तो आप एक प्रकार से मेरे जीवन रक्षक हैं। आपके द्वारा की गई इतनी मेहनत को चुकाने की तुलना में कंगन बेकार है, इसीलिए मैं चाहता हूँ 10 लाख। शिरीन ने अचानक 2 शब्द कहे। महादेव प्रताप सिंह हैरान हो गया। यदि आप खेद महसूस कर रहे हैं तो मुझे अपनी पुरानी बीमारी ठीक होने के बाद 10 लाख सोने की मोहरों का भुगतान करें, शिरीन ने उदासीनता से कहा, जबकि उसकी उंगलियां चांदी की सुई को हल्के से मोड़ रही थी। इसके अलावा मैं किसी अन्य प्रकार के धन्यवाद को स्वीकार नहीं करूंगा, महादेव प्रताप सिंह ने कहा। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो जो मैंने कहा उसे अनदेखा करें। शिरीन ने उसे मजबूर नहीं किया क्योंकि वो उसका अतिरिक्त कार्यकाल था, और अगर वो अस्वीकार कर देता तो भी वो वादा नहीं तोड़ रहा था क्योंकि उनका व्यापार कंगन के बदले बीमारी ठीक करने का था। महादेव प्रताप सिंह ने अब कुछ और नहीं कहा। एक मुकुट राजकुमार के रूप में वो 10 लाख सोने की मोहरें आसानी से दे सकता था, इसीलिए वो उसके प्रस्ताव से सहमत हो गया। क्योंकि शिरीन ने अतिरिक्त कमाया, उसने अपने दिल में खुशी की एक लहर महसूस की और खुशी से कहा, महाराज, हमें 3 सुई लगाने की आवश्यकता होगी, कृपया जारी रखें। राजकुमार काफी समझदार था और शिरीन उसे बीच बीच में समझाती रही। मैंने अभी जो सुई लगाई है वो सिर्फ इसकी पूंछ पर लंगर डाल रही है और हमें इसे पूरी तरह से हटाने के लिए एक और 3 सुई लगाने की आवश्यकता होगी। महादेव प्रताप सिंह अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए अपने दांत घिसते हुए आत्मस्पर्श जारी रखे हुए थे। बहरहाल उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि आप कृपया मुझे बता सकती हैं कि आप सुइयों को कैसे रखते हैं? नहीं, ऐसे में उस जादू को पकड़ने का अवसर आसानी से फिसल सकता है। हमारे पास ऐसा करने का समय नहीं है, शिरीन ने तीखे स्वर में कहा। ठीक है, महादेव प्रताप सिंह ने जवाब दिया। ये ठीक ही होना चाहिए क्योंकि उसे लगा कि वो जानता होगा कि वो क्या कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 1 घंटे बाद शिरीन ने आखिरकार अपनी आखिरी सुई लगाई। प्रत्येक सुई एक अचानक किए हुए हमले के समान थी, जिस कारण दर्द चरम पर था। बहरहाल महादेव प्रताप सिंह वास्तव में एक कठिन व्यक्ति था। आखिरी कुछ सुइयों को लगने के दौरान उसने हल्की सी आह भी नहीं भरी थी। जब शिरीन ने अंतिम सुई लगाई तब उसने राहत की सांस ली। फिर वो अचानक महादेव प्रताप सिंह के पीछे की ओर मुड़ गई और अपने 2 छोटे हाथों से उसकी नग्न पीठ पर कुछ बिंदुओं पर तेजी से थप्पड़ मारने लगी। महादेव प्रताप सिंह के सीने के साथ निकलती हुई चांदी की कुछ किरणें और चांदी की सुइयां आपस में टकरा रही थी। शिरीन के छोटे से हाथ लगने के साथ चांदी की कुछ सुइयां उसकी हथेली पर गिरी और एक कीड़ा सुई की नोक पर संघर्ष करता हुआ देखा गया। वो कीड़ा सिर्फ आधा इंच लंबा था, लेकिन उसका अंत मोटा था। उसका मुखपत्र सुई की तरह पतला था, आंखें लाल और रक्त जैसी थी और उसका पूरा शरीर रहस्यमयी नीली रोशनी से घिरा हुआ था। ये बहुत शैतानी लग रहा था। तो ये वो शैतानी जादू है। महादेव प्रताप सिंह को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो एक छोटी सी चीज थी जिसने उसे पिछले 2 वर्षों से अभ्यास करने से रोका हुआ था। शिरीन सुई की नोक पर उस कीड़े को थोड़ा हिला रही थी। वो कीड़ा चीख रहा था और शिरीन के सर को काटने की कोशिश कर रहा था। वो अपना सर उसे काटने के लिए छटपटा रहा था। जला दो इसे, शिरीन ने श्वेत पत्र के एक टुकड़े पर सुई के साथ कीड़े को फेंक दिया। आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 30वां भाग है, वो सुंदर लड़की। अपनी उंगलियों से एक चुटकी बजाकर महादेव प्रताप सिंह ने आग की एक किरण को बाहर भेजा, जिसने कागज, चांदी की सुई और कीड़े को राख में बदल दिया। बस हो गया इलाज, इतना ही करना था। महादेव प्रताप सिंह खुद को ये सवाल पूछने से रोक न सका। हाँ, ये हो गया। महाराज, अब आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास करने की कोशिश कर सकते हैं। महादेव प्रताप सिंह को धूल भरे अध्ययन कक्ष की परवाह नहीं थी। वो बैठ गया और अभ्यास शुरू कर दिया। लगभग 15 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली और शिरीन को खुशी के मारे गले लगाने के लिए उछल पड़े। धन्यवाद बच्चे, आपके अद्भुत चिकित्सा कौशल के कारण ही अब मैं ठीक हूँ। वो ठीक हो गया था। वो आखिरकार उस जादू से मुक्त हो गया था। एक पुरानी बीमारी जो 2 साल से उसके साथ थी और उसने उसे लगभग निराश कर दिया था, अब ठीक हो चुकी थी। हालांकि महादेव प्रताप सिंह शुरुआती इलाज के दौरान शांत था, लेकिन अब वो इतना उत्तेजित हो गया था कि उसकी छाती खुशी से फटने लगी थी। बच्चे, आपने मेरी बीमारी को ठीक कर दिया है और मैं आपको और अधिक इनाम दे सकता हूँ। महादेव प्रताप सिंह ने अपनी आंखें मुस्कुराते हुए उस ओर मोड़ी जहां शिरीन खड़ी थी, लेकिन अचानक उसने बोलना बंद कर दिया। शिरीन कहीं नहीं दिख रही थी। बच्चे, कहाँ हो तुम? महादेव प्रताप सिंह ने हार नहीं मानी और चारों ओर देखा, लेकिन वो बर्बाद अध्ययन कक्ष में अकेला था।
वो छोटा आदमी उसी प्रकार अचानक गायब हो गया था जिस प्रकार वो अचानक से दिखाई दिया था। कोई नहीं जानता था कि वो कैसे आया और कैसे चला गया। महादेव प्रताप सिंह ने अपनी मुट्ठी कस ली और उस बच्चे पर से अपनी नजर हटाने के लिए खुद को कोसा। शिरीन को धन्यवाद देने के अलावा उनके पास कई चीजें थी जो वो अभी भी उससे पूछना चाहते थे। उदाहरण के लिए इस जादू और उसके कबीले का नाम। इसके अलावा वो उसे किसी भी कीमत पर अपनी सेना में लेना चाहता था, क्योंकि इस तरह की प्रतिभा को बर्बाद होता देख उसे उस पर दया आ गई थी। यहाँ तक कि उसने उसे शामिल करने के लिए उसे कैसे मनाया जाए इस बारे में भी एक योजना तैयार कर ली थी। दिन के अंत में, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो गायब हो गया था। उसकी अज्ञात बीमारी का इलाज करने के बाद वो उस अजीब कंगन और 10 लाख सोने की मोहरों को अपने साथ ले आया और गायब हो गया। उसे उस व्यक्ति का नाम भी नहीं पता था और वो सिर्फ इतना जानता था कि उसका उपनाम कुमार था। उसे उसका उपनाम नीलामी घर में उसके द्वारा दी गई कागज की पुड़िया से पता चला था। आकाश में चंद्रमा एक गोलाकार थाली जितना बड़ा लग रहा था, लेकिन चांदनी और आसमान को समेटने के लिए, रात के काले आसमान को और खूबसूरत बनाने के लिए आज तारे नहीं थे। देर रात हो चुकी थी। जैसा कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। बमुश्किल किसी को सड़क पार करते देखा गया था। केवल गश्त करने वाले सैनिकों को कभी कभार गुजरते हुए देखा गया था। शहर में अस्पष्ट और शांत गलियों में एक बार शिरीन दोबारा दिखाई दी। यद्यपि वो अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को लागू करने में काफी हद तक कुशल थी, लेकिन उसके शरीर की आंतरिक शक्ति इतनी कम हो गई थी कि वो तकनीक को उतनी आसानी से लागू नहीं कर सकती थी जितना कि वो अपने पिछले जीवन में किया करती थी। प्रत्येक टेलीपोर्ट की दूरी एक दूसरे से लगभग 1 मील दूर थी। श्याम सिंह की हवेली और मुकुट राजकुमार की हवेली के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। एक दक्षिण में थी जबकि दूसरी उत्तर में थी, इसीलिए शिरीन ताज राजकुमार की हवेली से सीधे अपने कमरे में वापस टेलीपोर्ट नहीं कर सकती थी। इसी कारणवश उसे आराम करने के लिए कुछ स्थानों की आवश्यकता थी। सौभाग्य से शिरीन बहुत तेज दिमाग वाली थी और पहले से ही पूरे शहर के नक्शों को वो याद कर चुकी थी। इसीलिए वो जानती थी कि कौन सी जगह लोगों की नजरों से छिपी हुई है और कहाँ कम भीड़ है। ये सड़क उन जगहों में से एक थी जिसे उसने आराम करने के लिए चुना था। मैं आपके उस जादू को पहचानने की उम्मीद नहीं कर रहा था शिरीन। यह हमारे युग के दौरान बहुत ही दुर्लभ था। कंगन की आवाज शिरीन के दिमाग में गूंजती है। शिरीन को इसकी कोई चिंता नहीं थी। जब उसने खुद को स्थिर किया तो वो थोड़ा मुड़ी और धीरे से उसकी छाती को छुआ और अपनी भौं को उठाया। आप घायल हैं? कंगन ने महसूस किया कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। ये उस वजह से हुआ था। जब आप सुई को लगा रही थी और लगाते लगाते आप उस मुकुट से टकराई थी, कंगन ने शिरीन से पूछा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो वास्तव में ताज राजकुमार के बाहरी बल को देखती रह गई थी। हालांकि वो तैयार थी और समय पर बच गई, लेकिन उसे आंशिक रूप से चोट लग गई थी और वो अपने सीने पर कुछ असहज महसूस कर रही थी। ये राजकुमार वास्तव में अंधा है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने सोचा कि मैं एक ईश्वरीय कंगन अयोग्य था। आपको उसकी और की गई मदद का हिसाब किताब पूरा करने के लिए तभी उसने आपको 10 लाख सोने की मोहरें अलग से भी दे दी। दृढ़ पत्थर नाराज था। जाहिर है कि मुकुट राजकुमार का जीवन अधिक मूल्यवान है। शिरीन ने उदासीनता से जवाब दिया। वो उतना योग्य नहीं है जितना मैं हूँ, दृढ़ पत्थर ने आक्रोश के साथ कहा। लेकिन उनके दिल में 10 लाख मोहरों का मूल्य अधिक था मेरी तरह के परामर्श के लिए, और आप उन्हें एक उपहार के रूप में पूर्ण नहीं लगा रहे थे। वो कंगन शिरीन की ये बात सुनकर इतना आहत हुआ कि वो जोर जोर से चमकने लगा। जब वो चमक रहा था तो वो बहुत अच्छा दिख रहा था। वो चमकती रंगीन लालटेन की तरह दिख रहा था। वहां कौन है? कोई भी जो यहाँ छुपा हो बाहर आओ। गश्त करने वाले सैनिकों का एक दल तेज रोशनी से आकर्षित हुआ और तेजी से बढ़ने लगा। लानत है। शिरीन ने जोर से सांस ली और अपने शरीर को हिलाया और मौके पर गायब हो गई। दौड़ते हुए सैनिकों को एक भूत सा कुछ दिखा। उन सैनिकों ने एक दूसरे को देखा और सड़क के चारों ओर खोज करने के लिए तितर बितर हो गए, लेकिन उन्हें कुछ भी देखने को नहीं मिला। कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। क्या ये वही आदमी होगा जिसे चौथे राजकुमार ढूंढना चाहते थे? हो सकता है ये व्यक्ति उतनी चतुराई से काम कर रहा हो। चलो चौथे राजकुमार के लोगों को जल्दी से इस घटना के बारे में आगाह करें। सैनिकों का समूह बहुत शोर कर रहा था और जल्दी से उन्होंने अन्य गश्ती टुकड़ियों को आगाह कर दिया था और बड़े पैमाने पर शहर में एक संकेत जारी कर दिया कि शहर में फिर से शिकार शुरू हो चुका है। शिरीन को महसूस हुआ कि इस टेलीपोर्टेशन के दौरान वो ठीक नहीं थी। उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। जबकि उसने अभी आधा रास्ता भी पार नहीं किया था, वो दोबारा कमजोर हो गई और उसे चक्कर आ गए, जिस कारण उसे तय जगह पर पहुंचने से पहले ही प्रकट होना पड़ा। उसे एक छप-छप की आवाज सुनाई दी। उसने पानी की लहर के साथ एक गर्म और लहरदार चीज को देखा। वो अभी भी पानी में थी
और वो वास्तव में पानी के अंदर थी और वो सांस नहीं ले पा रही। उसका लगभग दम घुटने लगा था। अवचेतन रूप से उसने लात मारी और आखिरकार पानी की सतह तक आने में कामयाब रही। उसने एक सांस ली और चेहरे पर आए हुए पानी को हटा दिया। एक नजर लेने के बाद उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो चौंक गई। वो जानती थी कि ये रोक बिंदु नियोजित नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अजीब जगह रुकेगी। सफेद भाप उठ रही थी और पानी की सतह पर चमकीली लाल पंखुड़ियां तैर रही थी, जो एक गुलाब जैसी सुगंधित गंध का कारण बन रही थी। ये स्नान के प्रायोजनों के लिए एक गर्म पानी का झरना था और ये फूलों की पंखुड़ी वाला स्नान बन गया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इससे भी बुरी बात ये थी कि तालाब के बीचों बीच एक खूबसूरत महिला तैर रही थी, जो शिरीन से सिर्फ 1 मीटर दूर थी। क्योंकि तालाब में सफेद भाप उठ रही थी, इसीलिए शिरीन व्यक्ति के चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी, लेकिन केवल लंबे काले बालों को पानी में तैरते देख सकती थी। इसके अलावा चमकदार लाल फूलों की पंखुड़ियों के प्रतिबिंब के साथ सुंदर लड़की की उजागर त्वचा चिकनी और नाजुक दिख रही थी। वो सौंदर्य स्नान आराम करने के लिए बना था। उस लड़की ने शिरीन के शोर को सुनकर अपनी आंखें खोल दी। वो भाप के माध्यम से एक दूसरे के सामने खड़ी थी। हालांकि शिरीन को नहीं पता था कि वो कहाँ थी और ये सुंदर लड़की कौन थी, मगर वो जानती थी कि वो एक अमीर आदमी के घर पे रुकी। मगर वो जानती थी कि ये जगह एक अमीर आदमी की थी, क्योंकि तालाब के किनारे बेहद खूबसूरत पर्दे लगे हुए देखे जा सकते थे। क्योंकि ये अचानक किसी के तालाब में घुस गई थी और व्यक्ति का सहज रूप से चौंकना और चीखना संभव था, इसीलिए उस लड़की के चीखने से पहले ही शिरीन ने उसे रोकने का सोचा। ये विचार उसके दिमाग में आ गया और उसने उसी वक्त उस महिला की तरफ अपने कदम बढ़ाए। क्योंकि वो चिंतित थी, इसीलिए उसकी गति बिजली की तरह तेज थी। शिरीन ने खुद को और सुंदर लड़की को किनारे पर फेंक दिया और बस उस सुंदर लड़की की आंख की झपक के साथ उसने सुंदर और छोटे मुंह को ढकने के लिए अपना बायां हाथ ऊपर उठाया, जबकि उसने अपने दाहिने हाथ से चाकू उसके गले में डाला और चीख उठी, चिल्लाना मत।